हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 273, ठीक है, यानी 273। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन डी अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। माफ कीजिए, एक बार फिर से सुने दोस्तों। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो का कथन है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे व्याख्या पर। अमीर खुसरो ने कहा है, क्या कहा? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी यानी हिंदी में पूछो। मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, क्या कहा उन्होंने कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी यानी हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा, ठीक है। मनसदी किरानुसादेन में भी हिंदवी के संबंध में इसी प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण इनके उद्गार उपलब्ध हैं, ठीक है। किसमें? एक बार फिर से सुने। मनसदी किरानुसादेन, क्या नाम है? मनसदी किरानुसादेन। इसमें भी हिंदवी के संबंध में इसी प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण इनके उद्गार उपलब्ध हैं। किसके? अमीर खुसरो के, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों, गौर करें। पुस्तक जल्हण हत दई चली गज्जन निरिपकाज, क्या है? पुस्तक जल्हण हत दई चली गज्जन निरिपकाज। इस पंक्ति में जल्हण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ध्यान दें, पंक्ति है पुस्तक जल्हण हत दई चली गज्जन निरिपकाज। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई जी ने, ठीक है, अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किसको सौंपी थी? जल्हण कौन थे? चंद्रबरदाई के पुत्र जी थे, जिसे बाद में उन्होंने पूरा किया। किसे? पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। 69 सर्ग हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों। प्रस्तुत उक्ति में जल्हण को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है, ठीक है। यह वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंद्रबरदाई महाराज के साथ गया, ठीक है। और कहा भी जाता है कि चंद्रबरदाई कवि होने के साथ साथ, ठीक है, राज आश्रित कवि होने के साथ साथ मित्र भी थे। किसके?
महाराज पृथ्वीराज चौहान के बचपन के। और ये भी सुना जाता है कि किंवदंती है कि इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक साथ ही हुई थी। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, फिर से सुने। यह वर्णन उस समय का है, यानी पृथ्वीराज रासो जब अपनी पुस्तक उन्होंने जल्हण को दी थी, अपने पुत्र को दी थी, तो ये उस समय का वर्णन है जिस समय पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंद्रबरदाई जी ने महाराज के साथ जाने का फैसला किया और अपने पुत्र जल्हण, ठीक है, जल भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो जल्हण को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सौंप दिया। कहा जाता है कि जल्हण ने चंद के अधूरे, चंद यानी चंद्रबरदाई जी के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, पूरा किसने किया था? तो उनके पुत्र जल्हण ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, वैसे अगर पूरा करने की बात आएगी तो उनके पुत्र का नाम जल्हण, लेकिन अगर किसका ग्रंथ है ये पूछा जाए तो मूल रूप से ये चंद्रबरदाई जी का ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो ऑप्शन सी कबीर दास जी की माता का नाम था नीमा। ठीक है, और पिताजी का नीरू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। क्या कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मण थी जिनके गर्भ से कबीर जी का जन्म हुआ, जिसे उसने वाराणसी के समीप लहर तारा तालाब के पास फेंक दिया था। किसको? कबीरदास जी को। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी के पास एक लहर तारा तालाब है जिसके पास कबीरदास जी को उनकी माताजी छोड़ गई थी उनके जन्म के बाद ही। ठीक है, वहां से गुजरने वाले जुलाहा दंपत्ति, यानी वहां से फिर एक जुलाहे दंपत्ति जोड़े गुजर रहे थे जिनका नाम था नीरू और नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सतपुरुष को, यानी कबीरदास जी को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। और कहाँ से? यानी लहर तारा तालाब के किनारे से कबीरदास जी को नीमा ने, जो कि एक जुलाहा जाति के थे, उन्होंने अब उठाया और अपने साथ अपने घर ले गए और फिर उनका पालन पोषण किया। ठीक, वैसे कबीर, ध्यान दें, कबीर ने अपने माता पिता का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु जाति जुलाहा, ध्यान दें, जाति जुलाहा एवं बनारस का रहने वाला बताया है। ठीक है, तो किसने? कबीरदास जी ने अपनी जाति जुलाहा बताई है और बनारस के रहने वाले बताए हैं। जनश्रुति में प्रसिद्ध है, यानी कि लोक प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि कबीर की पत्नी, ध्यान दें, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। लोई कबीर की पत्नी थी दोस्तों। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल, कौन? पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में संत कबीर नगर के नाम से, ध्यान दें, तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा, इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में, कब? वर्ष 1997 में संत कबीर नगर के नाम से एक नए जनपद का गठन किया है, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है। कहाँ पर? खलीलाबाद है। ठीक है, तो
उत्तर प्रदेश में कबीर नाम नगर के नाम से एक नए जनपद का गठन भी किया है सरकार ने, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? खलीलाबाद में। कब किया ये? 1997 में। ठीक, तो खलीलाबाद ध्यान दें, मगहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है खलीलाबाद। ठीक, खोज रिपोर्टों, ध्यान से सुनना, खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों आदि विवरणों के अनुसार उनके विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनके अनुसार पता चलता है कि कबीर के द्वारा विरचित ग्रंथ हैं कितने? 63 ग्रंथ। ठीक, 63। ठीक, एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कबीर जी निरक्षर थे, यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो कुछ भी उन्होंने कहा अपनी वाणी से कहा, और उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो पुस्तकें, जो भी दोहे मिलते हैं वह उनके द्वारा कहे गए हैं, ना कि उनके द्वारा लिखे गए हैं। किसके? कबीरदास के। किसने किया संकलन? कबीरदास के दोहों का संकलन किसने किया? उनके शिष्यों ने किया है, ना कि कबीर ने। ठीक है, तो एक ये बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, गौर करें, अब ध्यान देना जरा। अब 63 ग्रंथों में प्रमुख कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों, गौर करना जरा, ध्यान दें। कबीरदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं, ध्यान दें, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, फिर है मोहम्मद बोध, फिर रेखता, फिर विचार माला, फिर विवेक सागर, फिर है शब्दावली, फिर हंस मुक्तावली, फिर और ज्ञान सागर। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कौन सी पुस्तकें हैं। एक बार ध्यान दे दोस्तों, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर। ठीक है, बीजक जिसमें साखी, सबद, रमेनी शामिल है। ठीक है, बीजक में क्या क्या शामिल है? साखी, सबद, रमेनी, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, बीजक जिसमें साखी, सबद, रमेनी शामिल है और ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसका? कबीर जी का। ठीक है, तो बीजक जिसके 3 भाग या 3 अंग माने गए हैं, साखी, सबद, रमेनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या है। कबीर एक बड़ा नाम है, इसलिए इनके बारे में, इनकी पंक्तियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में और खासकर इनके माता पिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी, मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें, और जन्म कहाँ माना जाता है? वाराणसी में। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दें। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो ऑप्शन सी, शेख तकी के कहने पर।
शेख तकी के कहने पर। ठीक है, तो ध्यान दें, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें जरा। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी जी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ठीक है, ध्यान से सुने। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास जी किसके समकालीन थे, तो ध्यान रहे सिकंदर लोदी के। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ, ठीक है, वाद विवाद होना माना जाता है। यानी रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर कहाँ के थे? मानिकपुर के थे। ठीक है, जिनके साथ इनकी बहस हुई थी, ये शेख तकी पीर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय के थे। ठीक है, और ये किसके समय में थे? तो ध्यान रहे सिकंदर लोदी के। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन थे? पीर यानी कि गुरु थे। ठीक, उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ठीक है, तो किसने कहा था? यानी कि सिकंदर से कहा किसने? शेख तकी पीर जी ने। क्या कहा कि उनके साथ वाद विवाद हुआ है। किसका? रामानंद जी का। ठीक है, तो जिसके चलते, और रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ध्यान रहे रामानंद जी के शिष्य थे कबीरदास। ठीक है, तो ध्यान रहे कुछ यही वजह रही होगी जिसके चलते उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया। ठीक है, तो कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास। ठीक है, और ये कबीर जी के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। ठीक है, धर्मदास कबीरदास के शिष्य तो थे ही, और रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक, तो ध्यान दें धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जारे मेहमत हाथी आनी झुकाए सिंह रूप दिखराए निर्गुण कथई अभय पद गावई जीवन को समुझाए काजी पंडित हराए पार को नहीं पाए। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, पंक्तियों की व्याख्या। ठीक है, ध्यान दे दोस्तों, शेख तकी पीर और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी कि इनके संवादों से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर परिचय, कौन सी? कबीर परिचय रचना में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। ठीक है, अनंत दास भी रामानंद के ही शिष्य परंपरा में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अनंत दास ने कबीर परिचय में कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। बात करते हैं उनके अनुसार,
आगे की व्याख्या देखें। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। अनंता दास के यानी अनंत दास के अनुसार कबीर जन्म से ही जुलाहे थे। उनका निवास स्थान क्या था? काशी था। ठीक है। उनके गुरु रामानंद थे। कबीर दास जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया था। 120 वर्ष। आज की डेट से अगर आप देखें, मृत्यु की जो जीवन अवधि है, मनुष्य की जो जीवन अवधि है आज वो इसकी आधी रह गई है। 60 साल में आकर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है। और 120 वर्ष तक जीना। ठीक है। तो सोचो कि कितना बड़ा जीवन, यानी कि एक नया जीवन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो 120 वर्ष मायने रखता है, तो ध्यान रहे दोस्तों। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे आप कबीरदास जी के संबंध में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सन 927 आहा, ध्यान से सुनना, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस पंक्ति में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1520 ईस्वी। ठीक है। सन 927 का ईस्वी सन होगा 1520 ईस्वी। ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ऑप्शन डी सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये पंक्ति किसकी है? पहली बात ये है बेनी माधव प्रवीण की पंक्ति। ठीक है। इसमें 927 का ईस्वी सन 1520 होगा। पद्मावत का यह प्रारंभिक वचन कवि ने, ठीक है, पद्मावत में है ये पंक्ति। ठीक है। तो पद्मावत की कथा आरंभ का ये क्या है, उसका रचना काल बताया गया है एक तरह से। ठीक है। तो पद्मावत का यह प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी, कब? 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। ठीक है। तो 927 हिजरी को अगर हम ईस्वी सन में करेंगे तो 1520 हो जाएगा। ठीक है। तो ये समय याद रखें, ये पद्मावत के लेखन काल का समय है। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये बेनी कवि ने कहा है। ठीक है। बेनी माधव दास। ठीक है। तो ये इसमें पंक्ति में नाम भी है बेन कवि। ठीक है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, कवित कहयौ दोहा कहयौ तुलई न छप्पै छंद। कवित कहयौ दोहा कहयौ तुलई न छप्पै छंद। बिरचियो यही बिचारई कै, बिरचियो यही बिचारई के, यह बखई रस कंद। यह बखई रस कंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन बी रहीम की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है। कवित कहयौ दोहा कहयौ तुलई न छप्पै छंद। विरचयो यही बिचारी के, यह बखई रस कंद। ठीक है। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? रहीम जी की काव्य पंक्तियां हैं। ध्यान रखें। तो ध्यान दे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां रहीम की हैं। किसकी? रहीम की हैं। यह बरवई नायिका भेद से ली गई पंक्तियां हैं। बरवई नायिका भेद। ठीक है। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रहीम जी का। ठीक है। बरवई नायिका भेद। ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, उससे ली गई पंक्तियां हैं।
प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देना जरा प्रश्न का। क्या है? पहली बात स्थापना, यहाँ एक स्थापना है, दूसरा कारण है। स्थापना ए से डिनोट की गई है, कारण आर से। तो ध्यान दे जरा, स्थापना है यानी असर्शन। क्या है? अनुभव की प्रामाणिकता। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है। तो इसमें ध्यान दे दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। सी के अनुसार ऑप्शन ए यानी कि हमारी स्थापना सही है और कारण हमारा गलत है। ऑप्शन अभी दिखा दूंगी मैं, पहले समझे इस बात को। स्थापना क्या है? अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, ये सही है। जबकि कारण गलत है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है, यह कारण गलत है। ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखक की मूल शर्त है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखक की मूल शर्त है, लेकिन साहित्यकार वर्ग किसी विचारधारा विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होता है। साहित्यकार वर्ग किसी विचारधारा विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होता है, अतः ए सही आर गलत है। ए सही आर गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करना दोस्तों, फिर से है स्थापना और कारण। गौर करें, स्थापना है पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, स्थापना है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। कारण है उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन, देखते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है, यानी स्थापना भी सही है और कारण भी सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा व्याख्या पर। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो ऑप्शन बी बंग महिला नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखें प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, नारी विमर्श पर लेखन की शुरुआत का श्रेय बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको जाता है। तो नारी विमर्श की शुरुआत किसने की? बंग महिला ने, यानी राजेंद्र बाला घोष जी ने। ठीक, नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी कौन? राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका। फिर वे बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थी। किससे? बंग महिला के छद्म नाम से, यानी नकली नाम से लिखती थी। ये मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री थी। तो इनके पिताजी का नाम क्या था?
राम प्रसन्न घोष, और ये क्या थी? महिला थी। ठीक, पूर्णचंद की धर्मपत्नी, और इनके पति का नाम था पूर्णचंद्र। ठीक, मिर्जापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपर्क में आने के बाद हिंदी लिखने लगी। और हिंदी कब से लिखने लगी? जब ये मिर्जापुर में किससे मिली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। ठीक, दुलाई वाली कहानी, इनकी कहानी है राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। इनकी मौलिक कहानी है। कैसी? मौलिक कहानी। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। यह वर्ष 1907 में, कब? वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, यह वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी? राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ध्यान रखें, सरस्वती पत्रिका 1907 कहानी इसमें प्रकाशित हुई। ठीक है, दुलाई वाली। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।